My name is Dr. Navidur Rahman Khan, and I am Associate Professor of Human Resource Management at Bahria Business School, Karachi campus. I also served as head of the department of Management Studies department, and since the induction at Bahria Business School, I served at several administrative positions along with my academic and research workload. मेरा पीएचडी का टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आउटकम्स हैं उस सिलसिले में था, और ये स्टडी बेसिकली 1984 में इसका जो बेसिक मॉडल है वो बेयर ने दिया था, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का प्रोफेसर था। उसको देखते हुए मैंने अपना काम किया, और ख़ास बात मेरे काम की थी कि मैंने फोकस किया था स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि हमारी जो एसएमई सेक्टर है, हमारी जो इकॉनमी है, मैं ये समझता हूँ कि वो एसएमई ड्रिवन इकॉनमी है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कुछ डेटा के मुताबिक तकरीबन 3.2 मिलियन इस्टेब्लिशमेंट्स हमारी रजिस्टर्ड हैं, और उसमें से 95% यानी तकरीबन 2.7 मिलियन इस्टेब्लिशमेंट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी हमारे जो एक्सपोर्ट है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग है एट एक्सटेंड वो मुताबिकत नहीं रखती जीडीपी कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने यहाँ पे लोग या फर्म्स हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लेवल पे काम कर रहे हैं। मैंने फिर इस एसएमईज इसलिए सिलेक्ट की, उसकी वजह एक गालबन ये भी थी कि देखा जाए कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारे एसएमई ओनर्स, एसएमई मैनेजर्स वो आउटकम नहीं लेके आ पा रहे हैं जो दूसरे मुल्क और इवन पाकिस्तान से कम इकोनॉमी वाले मुल्क बहुत ज़्यादा लेके आ सक रहे हैं अपने एक्सपोर्ट्स के अंदर, और उन्होंने ग्लोबल मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसके आउटकम्स को बेयर के मॉडल के हिसाब से पाकिस्तान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर देखा। मैंने अपनी पीएचडी 2011 में शुरू की थी मलेशिया से, यूनिवर्सिटी पेनिंटिकान सुल्तान इदरीस, जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, और अल्लाह के करम से ऑन टाइम 2013 में मैंने अपना थीसिस डिफेंस किया, और 2014 में मुझे इसकी डिग्री अवार्ड हुई, जो कि वेल ऑन टाइम थी। कैरियर काउंसलिंग के हिसाब से मैं समझता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत था कि मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ में और अर्ली करियर में मुझे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी, प्रोफेसर डॉक्टर एस.एम. ताहा साहब, प्रोफेसर रियाज अहमद शेख, प्रोफेसर अमानत अली जलबानी साहब से मुस्तफ़ीज़ होने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ अदवार में बहुत ज़्यादा इंकरेज किया और मुझे बताया है कि आगे जाके मुझे क्या मामलात रखने हैं अपने पढ़ाई के हिसाब से, अपने कैरियर के हिसाब से। मुझे अभी भी याद है जब मैं एमफिल में कुछ सोच रहा था, आगे मास्टर्स करने के बारे में सोच रहा था, तो डॉक्टर रियाज अहमद शेख ने मुझसे ये बात कही थी, जो उस वक्त बेस्टेक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे, कि तुम 1-2 साल के बजाय अभी इनिशियली फ़ौरन एमफिल में एडमिशन लो, क्योंकि ये 2 साल तुम शायद अपनी जॉब में तो कुछ तरक्की कर लो, लेकिन तुम्हारा जो एक अटैचमेंट है एजुकेशन से, वो तुम्हारी दूरस्थ नताइज के हामिल में कमज़ोरी का बाइस बन सकती है। और उन्होंने मुझे एडमिशन में मेरी हेल्प भी की, मुझे गाइड भी किया। फिर उसके बाद डॉक्टर अमानत अली जलबानी भी से भी मेरी मुलाकात याद है, जब मेरा एडमिशन पीएचडी में ज़ेविस्ट में हो गया था, और उसी दरमियान में मुझे मलेशिया से भी ऑफ़र आ गई थी। जलबानी साहब ने मुझसे कहा था कि भाई आप बाहर जाएं, बाहर का एक्सपोजर बिल्कुल एक डिफरेंट है, और वहाँ से जाके जब आप वापस आएंगे तो आपकी डेवलपमेंट और विज़न बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि वहाँ का पर्सपेक्टिव बड़ा है, हॉराइज़न बड़ा है, और फिर उन चीज़ों को यहाँ पे आके अपने इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम यहाँ पे सोसाइटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या स्टूडेंट की काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिस इंडस्ट्री में आप काम करेंगे अपना पीएचडी, उसमें हम वो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ को जायज़ा ले सकें और वो इम्प्लीमेंट कर सकें, जो शायद पाकिस्तान में अभी नहीं है। और बाहर की वजह से हम शायद उस टाइम फ्रेम को कम कर सकें कि जो चीज़ें 4-5 साल के बाद आएँ वो शायद उससे पहले आना शुरू हो जाएँ। तो ये लोग थे जिन्होंने मुझे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प की।
ये काफ़ी मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो हम अगर ज़्यादा दूर ना जाएं, हम इंडिया, बांग्लादेश या मलेशिया चले जाएं, तो पाकिस्तान की एकेडमिक स्टैंडिंग इस वक्त कोई ख़ास लेवल पे या सतह पे नहीं है। मतलब अगर हम मलेशिया की बात करें तो आप मलेशियन जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हों या प्राइवेट सेक्टर हों, उनका जो अंदाज़ है, उनके जो करिकुलम है, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो पेडागोजीज़ हैं, वो बिल्कुल, अगर उसको मैं ज़्यादा ना कहूँ तो कम भी नहीं है यूरोपियन इदारों से। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया हुआ है रिसर्च की सूरत में, ग्रांट्स की सूरत में, स्कॉलरशिप्स की सूरत में। तो मेरे ख़्याल में कुछ बेहतरी यकीनन पिछले एक दहाई से है, लेकिन काफ़ी सुस्त रवैये का शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बेनेवोलेंट एकेडमिशियंस को ये और हुकूमत के साथ और दीगर इदारों के साथ मिलकर इसको पुश कर सकने की बहुत ज़्यादा इस वक्त काविश होनी चाहिए। तो शायद हम कुछ अरसे में शायद में भी एक दिहाई और हमें लगे जहाँ पे हम कुछ एशियन रीजन की सतह के ऊपर अपने आप को मनवा सकें बहुत सारी वजूहात की बिना पर। देखिए, लिटरेसी रेशो की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो बुनियादी डेफिनेशन है, जिसमें किसी भी शख्स को पढ़ना आता हो, वो लिटरेसी रेट या उसका लिटरेसी जो रेट है वो उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये बात मेरे नज़दीक काबिल अमल नहीं है। लिटरेसी के अंदर पढ़ना और लिखने के साथ साथ एक सिंथेसिस और एनालिटिकल एबिलिटी का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी वजह से हम फिर माशरे में किसी भी सतह पर, किसी भी डायरेक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये जो किसी भी शख्स का लिखना, पढ़ना और सिंथेसिस करना, उसके बेसिस के ऊपर एनालिटिकल स्किल्स का होना, ये तमाम चीज़ें बेसिकली कंट्रीब्यूट करती हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। इस सूरत को अगर मैं देखूं तो मुझे ये लगता है कि लिटरेसी रेट को हमें फोकस प्राइमरी एजुकेशन से करना चाहिए, क्योंकि ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर जो चीज़ें हैं वही आगे जाके कंपाउंड होती हैं। दो के हुकूमत की जो पिछली मिड्स ऑफ 2000 के अंदर से जो पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर रही हैं, लेकिन उनका सिर्फ फोकस हायर एजुकेशन रहा है। और हायर एजुकेशन का जो एक ऑरा है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि स्कूल और कॉलेज की सतह के ऊपर नहीं देखा गया। तो मैं ये समझता हूँ अगर वाकई में हमें जिनिंग ग्राउंड्स के ऊपर लिटरेसी को आगे बढ़ाना है तो हमें फोकस उस स्कूल और कॉलेज की सतह पे ही करना होगा, ताकि उस स्कूल और कॉलेज की सतह पे ही बेहतरीन दिमाग पैदा हो। और फिर जब वो दिमाग हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आएंगे तो यकीनन उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो सोच है, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में, ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो सकती है। और फिर यूनिवर्सिटी के ख़ुद और बच्चों का खुद टाइम और पैसा बच सकता है उन चीज़ों के ऊपर फोकस ना करने से। जब यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे आते हैं तो उनको फोकस किया जाता है जो बुनियादी हमारी बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें लिटरेसी को लेविटेट करना है तो हमें प्राइमरी सतह के ऊपर, ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर ही इसको कर्व करना होगा और बेहतर करना होगा, बेहतर बनाना होगा। लेकिन सर जो भी करिकुलम बेसिकली उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो भी हम मज़ामीन, जो बुक्स, जो केसेस हम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं, सो वो हमारे करिकुलम का पार्ट होता है। और करिकुलम के पार्ट होने के लिए उन चीज़ों को बेसिकली उससे जो असातिज़ा हैं, जिस तरह से भी, जिस भी टीचिंग पेडागोजी को देखते हैं वो उसको पढ़ाएं। तालिब इल्म के ऊपर उससे उनकी नॉलेज स्किल्स, एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ती हैं। अब जिस तरह का करिकुलम होगा उसी तरह से बच्चों के अंदर स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी आएगी। थोड़ा सा जो करिकुलम है, मैं ये समझता हूँ इस पर बहरहाल HEC की कुछ पॉलिसीज़ भी हैं और काफ़ी बात भी हमारे एकेडमिक सेक्टर में होती है, लेकिन स्टिल इन ट्रू लेटर स्पिरिट ये काम नहीं हुआ होगा। जब तक हमारा करिकुलम
इंडस्ट्री के लिहाज से डिज़ाइन नहीं होगा, यानी इंडस्ट्री की नीड्स एंड डिमांड्स को देखते हुए हम उसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम उससे वो फ़ायदे नहीं उठा सकते जो डायरेक्टली हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो सबसे बुनियादी बात जो एकेडमिक और इंडस्ट्री लिंकेज है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है, लेकिन उस पे जो करिकुलम डेवलपमेंट का एक स्पेसिफिक नीश है उसको टैप करना और डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम यहाँ पे हायर एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाते हैं और अल्टीमेटली उनको मार्केट में जाना है जहाँ पर उन्होंने कुछ जॉब्स करनी है या उन्होंने अपना बिजनेस करना है, और वहाँ पे जाने के बाद उनको ये ख्याल आता है और उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हम पढ़कर आए वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो पुराना है। और ऑफ कोर्स अगर नया भी हो तब भी जब तक वो ग्रेजुएट होते हैं 4 से 6 साल के अंदर, तो वो चीज़ें एब्सोल्यूट हो चुकी होती हैं। तो हमें कुछ इंडस्ट्री लिंकेजेस के साथ साथ करिकुलम को इस तर्ज पे डिज़ाइन करना चाहिए कि हम ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ उनको 6-8 साल का आगे का पढ़ाएं। इतना विजन उसके अंदर होना चाहिए कि उनको जब तक वो तैयार हो मार्केट में आने के लिए एज एंटरप्रेन्योर, एज अ जॉब होल्डर, तो वो चीज़ उस वक्त मार्केट में हो या आने वाली हो, ताकि वो चीज़ें पर बच्चे उस हिसाब से कर सकें। जबकि अभी सूरत-ए-हाल इसके बरक्स है, बच्चे जो सीख के आते हैं मार्केट में वो तमाम प्रैक्टिसेस, वो पॉलिसीज़ रिडंडेंट हो चुकी होती हैं, उनको टाइम हो चुका होता है, तो बच्चों को भी परेशानी होती है। और फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी, उनको भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो ऑफ कोर्स हमारे दीगर मामलात की तरह कोई ख़ास पेशरफ्त लाने में मुनासिब नहीं रहा। यूथ के लिए मैं बड़ा इंकरेज करूँगा एकेडमिक सेक्टर में आने के लिए, ख़ासकर जब हम बात करते हैं। दरअसल हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि एक जो सोशल बात ये है कि हमारे यहाँ अभी तक टीचर बाय चॉइस होने का फुकदान रहा है। फिर मैं इससे बात करूँगा, कैरियर काउंसलिंग से इसको जोड़ूंगा कि हमें बच्चों को माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए स्कूल और कॉलेज की सतह पे, जहाँ पे वो टीचर बाय चॉइस बनने के लिए अमल पैरा हो। क्योंकि यंग ब्लड जब आएगा अपने साथ नई इंफॉर्मेशन, नई स्टडीज़ और नया साजो सामान के साथ, तो हमारा हायर एजुकेशन जो कि कुछ हद तक इस वक्त तरक्की कर रहा है और ज़्यादा तरक्की कर सकता है। दो के यहाँ पे हमें सिर्फ बच्चों को सिर्फ नॉलेज बेस्ड और टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि उनको कैरियर के बारे में बताना चाहिए। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कैरियर लैडर एकेडमिया का बहुत शॉर्ट है। कोई भी यंगस्टर या कोई भी नया ग्रेजुएट लेक्चरशिप से स्टार्ट करता है या कर सकता है और 10 से 15 साल के अरसे में वो प्रोफेसर तक जा सकता है। और उसके बाद फिर 4 लेवल्स हैं, लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। उसके बाद कुछ नहीं है एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर, जहाँ पे लेडर बहुत ज़्यादा वाइड है, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। लेकिन हमें यहाँ पे इस लेटर को देखते हुए, इसको डिफ़ाइन करते हुए हमें स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए कि बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग एन एसोसिएट प्रोफेसर या बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आपके कैरियर के मौके हैं वो तो मौजूद ही हैं, लेकिन ये बेसिकली एक बुनियादी बात है। अगर नए बच्चे एकेडमी में आते हैं तो वो हो सकता है कि शायद उनका जो कैरियर है 10 से 15 साल में सैचुरेशन हो जाए, लेकिन उनके हाथ के निकले हुए स्टूडेंट्स, उनके हाथ के निकले हुए दूसरे मामलात, वो शायद उसका एक दूररस एक नताइज हो। और जनरेशन के ऊपर है इम्पैक्ट इसका। अगर हम देखें एजुकेशन का इम्पैक्ट शायद फ़ौरन ना आ पाए एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स उसके हैं और हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी नस्लों को तैयार करना है तो उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। और ग़ालिबन मैं समझता हूँ कि जो नई नस्ल है, अगर वो एकेडमिक सेक्टर में आए और बेनोवलेंटली आए, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आगे आने वाले वक्तों के लिए अपने से बेहतर और हमसे बहुत बेहतर नस्ल को तैयार कर सकते हैं, जो डायरेक्टली हमारे मुल्क के लिए और इसकी इकॉनमी के लिए, दूसरे इंडिकेटर्स के लिए एक फ्रूटफुल तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें।